और यकीनी तौर पर कल जब मैं इस वक्त शो कर रहा था तो जब ब्रेंडन टेलर की पार्टनरशिप चल रही थी तो लग ये रहा था कि ये मैच हाथ से निकल ना जाए। क्या इस तरह के मैच जीतकर ये बयान देना कि जीत जीत होती है, कॉन्फिडेंस आया है, या हमें अपनी गलतियों का बड़ी संजीदगी से जायजा लेना होगा, अपने कॉम्बिनेशन को ठीक करना होगा? और जो आपने निशानदेही की कि 154 डॉट बॉल्स खेली, आई थिंक इन चीजों को बहुत जरूरी है कि इन पर जो है वो संजीदगी से कंसर्न भी शो किया जाए, और इससे कॉन्फिडेंस नहीं, इससे सीखने की जरूरत है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ और जो एशियन कंडीशन में आकर क्रिकेट खेल रही है, जो उनके लिए टोटल डिफरेंट है, और एक नई टीम, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइन है बिल्कुल नए लड़कों पर मुश्तमिल है, उसके खिलाफ आप 26 ओवर डॉट खेल जाएंगे तो फिर एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और बैटिंग के लिए, क्योंकि आगे बड़ा टफ टूर आ रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर करना, और वहाँ पर ना तो कंडीशंस फेवरेबल होंगी और ना ही उनकी बॉलिंग पाकिस्तान की फेवर में जाएगी, और ना ही इतनी वीक वो बॉलिंग साइड है। तो अब इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा अरसा इन्होंने या तो कोई इन्होंने नया चेंज किया या नए लड़के को इन्होंने इंडक्ट किया, तो फिर तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन्होंने इतने ज्यादा डॉट खेले या नए लड़के ने चांस लिया। मगर अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखें तो उसमें वही मैच्योर बैटिंग है जो एक 2 साल 3-4 साल से इकट्ठे किए रहे। उसमें मिसबा ने कोई चेंज नहीं की, उसमें हारिस सोहेल भी थे, उसमें आबद अली भी थे, उसमें इमामुल हक भी है, उसमें मोहम्मद रिजवान भी है, इफ्तिखार अहमद है, अहमद वसीम है, और बाबर आजम खुद है। तो आप इस जो एक इस कैलिबर की जो बैटिंग लाइन है, जो कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेला इन्होंने, इंग्लैंड में खेला, और यहाँ पर पाकिस्तान में इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली है। उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में भी यही ऑलमोस्ट सेम थी। तो उसके बावजूद अगर इस तरह की ये परफॉर्मेंस करते हैं तो ये बड़ा एक सवालिया निशान आ जाता है। तो बाकी एक बात तो उनकी इस हद तक तो ठीक है कि जीत जीत होती है, जीत के बाद आपका जो मोराल है वो बूस्ट होता है और उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं एक्सपेक्ट भी हम यही कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 जीतेंगे, मगर जिस तरह की ये परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में, जिम्बाब्वे के खिलाफ तो ये जीत जाएंगे, मगर आगे जो बड़ी टीमें आज श्रीलंका, न्यूजीलैंड का टूर है या साउथ अफ्रीका का टूर, उसमें पाकिस्तान को बड़े टफ सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो जो इनकी मैनेजमेंट है, उस पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो 5-6 माह से लगातार इन्हीं प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, मगर इतने ज्यादा डॉट बॉल खेलना मेरी समझ से तो बाहर है कि या तो वो उनको अपनी। अच्छा यहाँ पे एक सवाल अगर मैं आपसे करूं, 11 जो हमने कल खिलाई थी, नेशनल T20 हमने कराया, बहुत अच्छी बात है, हमारे क्रिकेट बोर्ड का इसका पूरा क्रेडिट जाता है। इवन इस सीरीज के लिए भी अगर हम इनको सलाह दें तो बहुत अच्छी बात है, हमारी इंतजामिया है, क्रिकेट बोर्ड है, कि इन हालात में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद दूसरा बल्कि बोर्ड बना इंग्लैंड के बाद जिसने मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट कराई है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन नेशनल T20 के टॉप परफॉर्मर, चाहे वो खुशदिल शाह हो, इसके साथ साथ जो एक्साइटिंग टैलेंट हैदर अली हो, जिनको शायद अब कल हम खिलाएंगे, और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, वो भी नहीं खेल रहे। हम यंग लड़कों को चांस कब देंगे? इस तरह की सीरीज में तो भारत में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शेखर धवन, जितने उनके प्लेयर्स हैं वो तो जाते ही नहीं। वो बोलते हैं यंगस्टर्स को हम ट्राई करेंगे, वो डरते भी नहीं फेलियर से। हमने कल हफीज को भी नहीं खिलाया, जो शायद एक हमारे पास इस वक्त एक ऐसे ओडीआई प्लेयर हैं T20 जो तेज खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहते हैं। कल की 11 आपको लगता है किसी तरह मॉडर्न डे क्रिकेट को सूट करती थी? देखिए, इसमें जो असल चीज आ जाती है वो ये है कि आपकी मैनेजमेंट किस हद तक स्ट्रांग फुटेड है या वो वीक फुटेड पे खड़ी है। तो उनकी जो उनके मॉरल ग्राउंड्स बहुत वीक है, क्योंकि वो लगातार जो बड़ी टीमों के खिलाफ है उनको शिकस्त का सामना है, और वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जो उनकी रही से इज्जत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए वो किसी भी किस्म की नए लड़कों को चांस देने को तैयार नहीं है, और ना ही किसी किस्म का वो रिस्क लेने को तैयार है। तो यही इसलिए पूरा पाकिस्तान एक आवाज उठ रही है पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट की हल्कों से, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उठ रही है कि आप नए जो लड़के हैं उनको कब ट्राई करेंगे, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स है, उस पर जगह नहीं मिल रही बच्चों को खेलने के लिए, और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो लड़के खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा कोई इस काबिल नहीं है कि उनको लंबा अरसा पाकिस्तान टीम के साथ रखा जाए। क्योंकि जो बड़ी टीमें जब भी आती हैं, आपकी जो पीछे जितनी भी सीरीज हुई है बड़ी टीमों के खिलाफ, उसमें आपके जो बैटिंग है और बॉलिंग दोनों कोलैप्स कर गई है। तो इस सूरत हाल में एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप जितने यंगस्टर्स हैं, जिस तरह आपने नाम लिया खुशदिल शाह का, उसके अलावा जाहिद महमूद है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आपके पास उमर सदीक थे, जिशान मलिक थे, जैन अब्बास थी, और एक लॉट है पड़ी हुई है जो यंगस्टर्स की जो पिछले 5-6 साल से लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट पर परफॉर्म कर रहे हैं, और ना सिर्फ एक फॉर्मेट T20 बल्कि वनडे और बात की नौजवान क्रिकेटर्स की, कल हैदर अली के डेब्यू का इम्कान, चले एक पॉजिटिव बात होगी, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर अब तो रोह हमारे साथ मौजूद है, याजो हुसैनी भी हमें ज्वाइन करेंगे, और कल जो पाकिस्तान की 11 अप्रोच रही उस पर इन दोनों की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करूंगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर सैयद याहिया हुसैनी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। याहिया, कल का जो मैच था यकीनी तौर पर पाकिस्तान मैच जीत तो गया, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर, पाकिस्तान की अप्रोच पर, और अब भी हमने देखा कि एक तब्दीली की गई है, हैदर को इंक्लूड किया, अभी खुशदिल शाह 15 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल नहीं है, ना इसके साथ अब्दुल्ला शफीक को मौका मिल रहा है। क्या समझते हैं ये अप्रोच पाकिस्तान की जो वनडे क्रिकेट में है? ये कल का मैच तो हम जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या बड़ी टीमों के खिलाफ जीत पाएंगे ऐसी अप्रोच से? आज टीम अराउंड तो गफ्फार एक तब्दीली उसमें की गई और ऑनेस्टली इससे एक वजह आ गई, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैरान कौन और सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली बात है वो यही है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी प्लानिंग क्या है। ये मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल रऊफ को भी इस बात का जवाब हो या आप भी इस बात का जवाब दे सकें। आप बिल्कुल खिलाएं हैदर अली को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप किस तरह टीम को आप लेकर चल रहे हैं। आप 154 डॉट बॉलें पहले मैच में खेलते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपका वो ये है कि वहाब रियाज ने 4 आउट किए, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 आउट किए, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि जनाब ऐसी परफॉर्मेंस है कि हम जिम्बाब्वे को आउट क्लास कर सकते हैं। सीखा नहीं है हमने। और फिर मैं वही कहूंगा आपसे कि आप जो टीम की तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे हैं, अब मुझे बिल्कुल कोई ऐसा नजर नहीं आया इस टीम में तब्दीली के हवाले से। ठीक है, आप एक मैच के बाद तब्दील नहीं कर सकते इमामुल हक को, एक मैच के बाद आबिद अली को, लेकिन कल के मैच के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सोच क्या है, आप किस एग्जीक्यूशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन और प्लानिंग आपको उसी वक्त दिखाई देगी जब उस पर अमल करने के लिए आपके अंदर जो है वो विल भी मौजूद होगा। ये नहीं कह रहा कि विल नहीं है इन खिलाड़ियों के पास, लेकिन आपका एक सेट बना हुआ है, उस जहन के साथ ही आप खेल रहे हैं, तो बेस्ट दे सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, यही आपने जो पॉइंट रेस किया, रऊफ के पास यही पॉइंट लेकर आता हूँ कि विल तो चले मान लेते हैं, लेकिन जो अप्रोच है रऊफ, और कल की जो विकेट थी, अगर मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करूं, क्या ये ऐसी विकेट है जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ 154 डॉट बॉल भी खेलें और आपका स्कोर 280 हो? अब तो इंग्लैंड के अंदर करके बता दिया, क्या बड़ा 350 रन 325 रन तो मामूली बात बन गई है। क्या विकेट में कोई मसला था या हमारी बैटिंग टैलेंट में या अप्रोच में प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, ना तो बैटिंग टैलेंट में प्रॉब्लम है और ना ही विकेट में, क्योंकि ये पिच आइडियल कंडीशन वाली पिच थी जिसपे 350 रन स्कोर किए जा सकते थे जी। मगर अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक साथ है और इतनी बड़ी मैनेजमेंट उन्होंने बनाई हुई है, इसका विजन क्या है? अब जिस तरह याहिया भाई ने कहा कि विजन अब इनका अगले मैच में पता चल जाएगा कि इनका माइंडसेट क्या है। अब असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बड़ी टीमें उनके खिलाफ जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं वो स्कोर नहीं कर सकते, वो आप बड़ी टीमों के खिलाफ कंसिस्टेंटली मैच हारते जा रहे हैं, और जो यंग टीमें हैं उसके खिलाफ जहां पर आपको नए लड़कों को ट्राई करना होता है वहां पर आप उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं दोबारा उन्हीं सीनियर प्लेयर्स को जो एक दफा बड़ी टीमों के खिलाफ फ्लॉप हो चुके होते हैं। आप उनको एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं कि आप अपनी जो एवरेज जो डाउन गई है आप उनको बेहतर कर लें और हमें रिजल्ट दे दें, क्योंकि जब आपकी मैनेजमेंट वीक फुटेड पे होगी तो फिर वो इसी तरह सर्वाइव करने के लिए इस तरह की हरबे इस्तेमाल करेगी कि वो जो वीक टीम है उनके खिलाफ भी वो नए लड़कों को ट्राई नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्योंकि इनके अंदर कोई स्ट्रेटजी, कोई विजन, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। देखें कि श्रीलंका से इन्होंने शुरू किया था, अहमद शहजाद और उमर अकबर को लेकर आए थे, फिर उनको एक एक मैच के बाद इन्होंने गायब कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मिसबा का यह स्टेटमेंट था कि मैं सीनियर प्लेयर्स की तरफ नहीं देखूंगा, मगर वहां पर आप फिर एक नई टीम लेके गए, उसके बाद वापस आए तो आपने शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर सबको आपने वापस बुला लिया। तो एक इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनके स्टांस में। जब मैनेजमेंट ही अपने फैसलों में क्लियर नहीं है तो फिर हम उनके बारे में क्या बयान दे सकते हैं कि वो किस तरह की आगे स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कि इनको वर्क करना पड़ेगा बैठकर, और ऊपर से जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। उसमें यह है कि आपको स्कोर करने के लिए तेज, यानी कि 100 ओवर में 400 रन करने के लिए आपको बोनस पॉइंट अनाउंस करना पड़ता है, और उसके बाद जो आपकी हाई परफॉर्मेंस के हाई ऑफिशियल है उनको जाकर ड्रेसिंग रूम में डोमेस्टिक प्लेयर्स से मीटिंग करनी पड़ती है कि आप थोड़ा सा तेज खेलें और रिजल्ट प्रोड्यूस करें। रिजल्ट इस तरह थोड़ा प्रोड्यूस होगा कि आप जाकर मेहनत करें प्लेयर्स की कि आप रिजल्ट दें। रिजल्ट तो आपको मरने मारने तक जाना होता है आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तब जाकर आप क्रिकेट सीखते हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए आप तैयार होते हैं, जिस चीज की डेफिशिएंसी है पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम। रऊफ, आपने जो फर्स्ट क्लास की बात की उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा इस अगले सेगमेंट में, जब कायदा ट्रॉफी के जो आज के मैचेस हैं उन पर बात करेंगे।
जाइए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे की कैप्टनसी हो, T20 हो, कैप्टन को खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। कल बाबर आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा जी हम अच्छा खेले आखिर में और हमें कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन जो टीम सिलेक्शन है सब लोग ये बात करें कि मिसबाउल हक की जो एक बहस कप्तान अप्रोच थी, सेफ अप्रोच, वही यहाँ नजर आ रही है। बाबर आपको लगता है कि उस शैडो से निकल पाए हैं? कौन कर रहा है ये फैसले, जो 11 के फैसले हैं? क्योंकि इस चीज की क्लैरिटी कभी होती नहीं है, कहते हैं जी मिलजुल के फैसले हो रहे हैं। क्या बाबर आजम भी डिफेंसिव कैप्टन है? गफार 10 साल पुरानी शायद मेरा ख्याल है बात है, जब पाकिस्तान टीम के कप्तान इंजमामुल हक हुआ करते थे जी, और कोच बॉब बुलमर हुआ करते थे। तो जब पाकिस्तान टीम जीत जाती थी तो बॉब बुलमर आ जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जब भी हारती थी तो इंजमामुल हक को आगे भेज दिया जाता था। तो अब भी मेरा मतलब है वो स्क्रीन और वो हालात, वो मामला बदले नहीं है। और अगर आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, देखिए हर कोने से यही आवाज आ रही है कि रिमोट कंट्रोल करता है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल भी किया जा चुका है। और बाबर ने तो ये कहा था कि जी मैं सीनियर खिलाड़ियों को टीम में रखना चाहता था। देखिए बाबर के बैटिंग में स्टैट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत आउट क्लास बैट्समैन है इस वक्त, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कप्तानी के मामले में अभी उनके कंधे बोझ नहीं है। और डेफिनेटली जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो भी टीम की परफॉर्मेंस होगी, वो इफेक्ट करेगी उनकी बल्लेबाजी को। और पहले मैच में आपने देखा कि बाबर आजम अगर लंबा खेलते हैं और बाबर आजम जो 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, स्कोर बोर्ड चलाते हैं तो अच्छा होता। लेकिन अब बाबर आजम एक डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। जहां तक आप उनकी कप्तानी को लेकर बात कर रहे हैं, जहां तक आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, जब किसी को कप्तानी आती नहीं है तो आप उसको कप्तान बना देते हैं। जब वो सीख जाता है, जब वो फैसले करने के बारे में सोचने लगता है तो उसका टाइम खत्म हो जाता है। कई मिसालें मौजूद हैं, सरफराज अहमद, अजहर अली, और शायद मेरा ख्याल है बाबर आजम भी उन्हीं की फहरिस्त में होंगे। अगर बाबर आजम को उनकी बल्लेबाजी ने सपोर्ट नहीं किया, बाबर आजम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी बैटिंग है, और अगर उनकी बैटिंग के कप्तानी के दबाव में मुतासिर हुई तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो मिसबाउल हक हो, चाहे वो वसीम खान हो, चाहे एहसान मानी हो, चाहे वकार यूनुस हो, सब अपने आप को देखेंगे। बाबर आजम कौन है कोई नहीं पूछेगा। ठीक है रऊफ, अगर हम बाबर की कप्तानी की बात करें, कल आपने जो अगर फील्ड प्लेसिंग देखी है, जो बॉलिंग चेंजेस थी, आपको लगता है कि जो इंग्लैंड में जो T20 मैचेस थे या जो अभी वनडे मैच अभी इनएक्सपीरियंस तो चले वो हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, किस तरह के कप्तान हैं? और दूसरा, जैसे याये ने कहा कि माजी में हमारे कप्तान स्ट्रांग हुआ करते थे, इमरान खान हो, खुद टीम सेलेक्ट करना, खुद 11 खिलाना, वसीम अकरम करते थे, इंतजाम बड़े पावरफुल थे। क्विकली अगर आप बता सके, बाबर के पास आपको ऐसी अथॉरिटी दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं है, और इस तरह की अथॉरिटी बाबर के पास आ भी नहीं सकती जब तक उनके ड्रेस के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मौजूद है। आप देखिए कि इमरान खान साहब जो अभी चीफ पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल इन ऑल इंचार्ज है, वो जब आप खुद कैप्टन थे तो उन्होंने कितनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में रखी हुई थी। ठीक है, तो इमरान खान तो कोचिंग के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है क्रिकेट में। वो तो समझते हैं कि जितना कैप्टन पावरफुल होगा और जितना उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीम सिलेक्शन से लेकर टीम को ग्राउंड में खिलाने तक, उस वक्त ही कप्तान की जो असल आएगी। ब्रेक हमने प्रोग्राम में शामिल करा, न्यूज वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कप्तान बाबर आजम ने तो कल जीत के बाद कहा कि जीत होती है, कॉन्फिडेंस जो है वो इससे हमारा रिस्टोर हुआ है, बल्कि बढ़ा है। लेकिन जाइया, अगर हम जस्ट इन केस, वैसे तो जो चीज हो जैसे बात नहीं करनी चाहिए, अगर कल जिस तरह के हालात बन गए थे, 40 गेंदों पे 60 रन, ब्रेंडन टेलर सेट थे, सेंचुरी के करने के बाद शायद वो मैच को फिनिश कर सकते थे। अगर या जस्ट इन केस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये कल शिकस्त हो जाती तो आज क्या सूरत हाल होती? क्योंकि ऑलरेडी जितने मामलात हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, क्रिटिसिज्म है, ये शायद एक आखिरी चीज थी जो पीसीबी को नहीं चाहिए थी, अगर ये कल जिम्बाब्वे से हार जाती टीम। अब्दुल गफार साहब बात कर सकते हैं कि खेल में हार जीत हो जाती है, और जब दो टीमें मैदान में करती है तो एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, और कभी छोटी टीम जो है वो बड़ी टीम को हरा देती है तो उसको है, और अगर पहला हार जाते तो इस तरह की बातें होती। लेकिन आपको टफ टाइम भैया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप थ्रू आउट क्रिकेट खेलती भी आ रही है और बड़े बुलंद उमान दावे आप कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी हो रही है, दुनिया का दूसरा मुल्क इंग्लैंड के बाद जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट, बल्कि पहला मुल्क है शायद पाकिस्तान जहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दूसरे मुल्कों से लोगों को लाकर जो है वो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोगों को रख रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान किसके पकवान वाला मामला है। अब मेरा यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो यही है, जनाब हम खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो
प्रमोट करते हैं, उनकी ना परफॉर्मेंस होने के ऊपर डिमोट करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर यहाँ पर आप देखें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो खिलाड़ी है वो घर पे बैठ के पैसे पकड़ रहे हैं, और जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो आपकी टीम को जिता रहे हैं। आप देखिए मोहम्मद हफीज जो थे, उन्होंने आपको जिताया इंग्लैंड के अंदर, और आपकी टीम जो है वो बड़ा खुश हुई कि जी आपकी टीम जीत गई। कल के मैच में आपको जिताया। ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में शामिल नहीं है। और खबरें चल रही हैं जी वसीम खान साहब जो कि इंग्लैंड चले गए हैं, तो उनको जनाब 2 साल जो है वो मजीद काम करने का मौका मिलेगा। तो भाई उन्होंने 3 ऐसे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर आप उनको जो है वो मजीद 2 साल का मुआवजा दे रहे हैं, और इस तरह की खबरें चल रही हैं। और हैरानकुन बात है कि खिलाड़ी के लिए जो है वो सारी लिमिटेशन है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं होगा, तो आपने दिमाग से लगा दिया। तो वसीम खान साहब ने कौन से ऐसे मतलब सोने के ताज पहने हुए हैं, कौन से उनके सरियों पर जो है वो सुखाब के फर लगे हुए हैं कि जनाब आप उनको मजीद 2 साल का जो है मुआवजा देने के लिए जो है वो सोच है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यकीन तौर पर वसीम खान साहब जब भी अवेलेबल हुए तो जरूर उनसे इस बारे में बात होगी, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म यहाँ मौजूद है। और रऊफ, अगर मैं बात करूं कल के मैच में अब हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? जो हमने चेंज किया है, शायद हैदर शायद मेरे ख्याल में सेकंड डाउन खेलेंगे, लेकिन जो ओपनिंग की अप्रोच है, समझते हैं आबिद को, इमाम को या इवन बाबर को गेम को थोड़ा रेज करने की जरूरत है। जैसे आपने खुद कहा कि 280 रन की पिच नहीं थी, क्या समझते हैं कल हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है हम सेम इसी ओल्ड अप्रोच से कल खेलते हुए दिखाई दे रहे हो? देखिए, होना तो ये चाहिए कि जिस तरह की एक निस्बतन वीक टीम जिम्बाब्वे की आई है तो उसके खिलाफ नए लड़कों को मैक्सिमम चांस दिया जाता। मगर अब जिस तरह के मैच खेला जिम्बाब्वे ने पहला, और पाकिस्तान टीम की जो अप्रोच रही है और जिस तरह पाकिस्तान बाल शिकस्त से बचा है, तो मेरा ख्याल है कि यही दोबारा वो टीम खिलाएंगे, और उसमें भी जो इनके सीनियर्स हैं उनको मोस्टली ये एनकरेज करेंगे। तो ये है कि उस पर यंगस्टर्स की जगह नहीं बनेगी, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आगे न्यूजीलैंड का टूर है और उसमें भी यही सीनियर प्लेयर चले जाएंगे, और गो के इनकी परफॉर्मेंस पास्ट में इतनी अच्छी नहीं रही है, तो इस सीरीज में इनको एक चांस मिल जाएगा। निस्बतन वीक जो बॉलिंग अटैक है जिम्बाब्वे का, उसके खिलाफ अपनी एवरेज बेहतर कर आगे मजीद 1 साल पाकिस्तान टीम के साथ जमे रहने का। तो ये एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको मैक्सिमम इस टीम के खिलाफ चांस मिलना चाहिए था, उनको चांस नहीं मिला। तो इसके खिलाफ मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कोई मजाका नहीं है कि अगर ये यंगस्टर्स को ट्राई कर देते तो अब जिस तरह के जिम्बाब्वे की टीम ने खतरे की घंटी बजाई है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि डिफेंसिव अप्रोच जो कल पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही और जो मुझे लगता है कि जो परेशानी उठाना पड़ी, शायद जो एक आध चांस और किसी यंगस्टर को था वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर खेल गए, उसके बावजूद जिम्बाब्वे जीत के करीब आ गया था। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर याहिया से और रऊफ से मैं जरूर पूछूंगा फखर जमान के बारे में, जिनको हमने स्ट्रगल करने पर टीम से बाहर बिठाया हुआ है, तो फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस का क्या काम है, डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद।